मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आर्मी का टेस्ट 1 जो था उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। आज आपका आर्मी टेस्ट 2 का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जिनको भी टेस्ट का पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हुआ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ से इस एकेडमी के नाम से आपका बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ ले लें और उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको आंसर शीट भी मिलता है तो आंसर भी ले लीजिए, अपने मार्कशीट को कलेक्ट करिए, देखिए कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए जो प्रतिशत के रूप में 75 है। ध्यान रखना, 75% मार्क्स एक स्टूडेंट को मिला है। तो आप ऐसे बोलो 75% का मीनिंग क्या होता है? 75% का मीनिंग होता है 75/100। सही है। तो ये जो उसको मिला ये उसका प्राप्तांक होगा। प्राप्तांक मतलब जो मार्क्स उसे मिला है, मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स उसने लिया। और ये जो है ये क्या है? ये पूर्णांक। पूर्णांक करने का सेंस क्या है? टोटल मार्क्स। ये क्या है? टोटल मार्क्स है। तो अब आप देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्राप्तांक है वो कितना है? y, और जो मेरा पूर्णांक है वो कितना है? x। मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये फॉर्मेट मेरा जो हो जाएगा वो y/x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो y/x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आप कैंसिल करो, 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, तो 3/4 हो जाएगा। सही बात है। अब आगे बढ़िए, क्या करना है? यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक मतलब एक क्वेश्चन जोड़ा जा रहा है और उसका मार्क्स कितना है? एक मार्क्स के एक क्वेश्चन को जब ऐड करते हैं तो वह इसका उत्तर सही होता है और वो क्वेश्चन वो सॉल्व करता है, मतलब उसके मार्क्स सही होते हैं। उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता है। तो अब उसका जो परसेंटेज है वो कितना हो जाता है? 76% हो जाता है। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, मतलब परीक्षा कितने मार्क्स का हुआ था, टेस्ट कितने मार्क्स का? क्लियर है? देखो सिचुएशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया कि अगर 4 मार्क्स के परीक्षे हुए तो उसे मिला कितना? 3। 4 मार्क्स के परीक्षे में उसे मिला कितना है? 3। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब हो ऐसा रहा है कि अब उसे 75% मिला। कब मिला? जब उसका एक अंक बढ़ा। ध्यान रखिए, एक मार्क्स बढ़ा, प्राप्तांक क्या हुआ? 1 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने क्वेश्चन भी 1 बढ़ाया था। x पहले क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बढ़ गया x+1। तो अब जो मार्क्स मिला उसको 76% मिला, तो 76/100 हो गया। तो ये हो गया 19 और ये हो गया क्या? 25। 19 चौक 76, 25 चौक 100 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 25y। तो y और x दो इक्वेशन नहीं लाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर मैं यहां से y का वैल्यू देखूं तो y मेरा क्या है? y मेरा है 3/4x। क्या हो जाएगा? 3/4x। तो यहां मैं इसे पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देता हूं 3x/4 + 1/x+1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 90/24। क्लियर है क्या? अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 4 होगा ऊपर में, तो 3x + 4, नीचे ये 4 आएगा, नीचे 4 आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4x + 4 इक्वल टू क्या होगा? 90/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए यहां से, 25 3 का क्या होगा? 75x प्लस क्या? 100 इक्वल टू 90 4 जा 76 + 76। तो देखो ये उस साइड जाएगा तो x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 100 - 76 24। तो स्टार्टिंग में जो मेरा मार्क्स था, जो पूर्णांक था, वो कितना था? x था। इट मींस कि 24 मार्क्स का परीक्षा जो स्टार्टिंग में हुआ था। देखो ध्यान से समझना इस बात को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार आप रिवर्स करके देखिए। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ
कि एक स्टूडेंट को 75% मार्क्स मिले, इसका मतलब टोटल 100 मार्क्स में 75 मिला। तो मैं ये मान लिया कि मेरा जो टोटल मार्क्स है वो x है और जो उसे मिला वो कितना है y है। तो y अपॉन x की वैल्यू 3/4 हो गई, तो y की वैल्यू 3/4x हो गया। मैंने यहाँ से बता दिया। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन उसमें ऐड करो और वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन ऐड करोगे तो y + 1 और क्वेश्चन भी इंक्रीज हुआ, मार्क्स भी इंक्रीज हुआ, एक मार्क्स इंक्रीज हुआ, एक क्वेश्चन इंक्रीज हुआ। तो ये 76 अपॉन कितना आ गया 100, सॉल्व किए 19 अपॉन क्या हो गया 25। तो यहाँ से आप इसको पुट किए y की वैल्यू यहाँ से उठा करके और सॉल्व किए तो x कितना आ गया 25। तो एक दो बार इसको देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट प्राप्त करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। देखो छूट कितना है 10% का, लेकिन इसको लाभ मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना? सिंपल सा बात है। अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा डिस्काउंट के बाद? 90%। सही बात है क्या? 100 रुपए का सामान है, 10% छूट दे दिया तो 90% वैल्यू हो जाएगी। लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस भी उसका 110% हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज में बात करता हूं तो 10% छूट देंगे तो 90% और 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 110%। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस ही होगा ना। अरे आप ये छूट दे रहे हो तो छूट के बाद भी जो प्राइस आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। और प्रॉफिट के बाद भी जो प्राइस आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो अब कह रहा है कि छूट नहीं देना है, मतलब ये छूट आपको नहीं देना है, तो इसको 100 में बेचना होगा, 100% पर बेचना होगा। आप परसेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगा? तो आपको कि सर 110 बट्टे 90 गुने क्या होगा 100 होगा। यहाँ से कैंसिल कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 1100 बट्टे 9। तो इसको ऐसे लिखो 100 से कितना इंक्रीज हुआ? तो 100 प्लस 200 बट्टे 9 लिख सकता हूँ क्या? तो आप लोग ये बिल्कुल 900 प्लस 200 क्या होगा 1100। तो इतना ही होगा, यही तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, 100 से इंक्रीज कर रहे हैं मतलब इतने का प्रॉफिट होगा। तो आप डिवाइड कर दो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब 22.22% इसका आंसर आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या है? सही उत्तर है। क्लियर? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाया है, स्लो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या करें? 69 की राशि जेसन और रूहाना, ये जेसन है और ये रूहाना है, ठीक है, इसके बीच कैसे बांटते हैं? तो 1:2 में करते हैं। 1:2 मतलब 1 रुपया इसे मिलता है तो 2 रुपया इसे मिलता है। तो टोटल है कितना 69, तो 213 हो गया, 3 का वैल्यू हो गया 69, तो 3 का वैल्यू 69, तो 1 का वैल्यू 23 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना होगा 23 होगा। अब मुझे क्या चाहिए? रूहाना को कितना मिला? रूहाना, रूहाना कौन है? r, इसकी वैल्यू कितनी? 2, तो 2 की वैल्यू क्या होगा 23 × 2, आंसर हो जाएगा 46। तो 46 इसका क्या है? सही। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से डिवाइड है? 55 से, देखो 55 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 11 और 5 दोनों से डिवाइड होगी। क्लियर है क्या? तो 5 से तो ये सारे के सारे डिवाइड हो गए, सारे के सारे 5 से डिवाइड हो गए, लेकिन 11 से कौन डिवाइड हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अल्टरनेट अंकों के सम का डिफरेंस जो होगा वो 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा। तो यहाँ लीजिए, देखिए ये क्या होगा 8 1 9 9 6 15 होगा, तो 15 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 8 1 9 9 6 15 आ रहा है, और इधर ऐड करिए, इधर ऐड करिए, इधर क्या आ रहा है? तो 7 7 14, 14 और 5 कितना आ गया? 19 आ गया, मतलब इसका अंतर 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ चेक करिए, तो 1 और 5 6, अब 6 और 2 कितना आ गया 8। अब इधर से देखिए 6 5 11, 11 8 क्या हो गया 19, तो 19 में से 8 गया कितना 11, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। आगे भी चेक करते हैं, कहीं दो ऑप्शन तो नहीं है। ये कर रहा हूं 1 1 2 और 2 2 कितना हो गया 4, ये 4 आ गया। इधर से देखिए 7 1 8 8 5 13, तो 13 में से 4 गया 9 आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये 4 1 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, इधर से जुड़िए 6 4 10 10 5 15, 13 से 15 जाएगा 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका सही उत्तर है।
क्लियर? 11 से कटने का रूल अप्लाई कर देना है। अल्टरनेट अंगों के सम का डिफरेंस या तो 11 का गुणज होगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, या फिर 0 होगा। ये कंडीशन अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। करेक्ट कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 110 या 125 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है। सिंपल है, देखो 2 शेष बच रहा है तो 2 को पहले माइनस कर दो, 110 और 128। इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 108। और इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 126। अब इन दोनों का जो HCF होगा, HCF मतलब जो कॉमन होगा उसी से ये डिवाइड होगा। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? ये दोनों कटने चाहिए। तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कौन कट रहा है। क्या 8 से ये कटेगा? 8 से काट के देखो, कट रहा है क्या? 8 का 8, 28 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये आंसर तो नहीं होगा। 18 से कटेगा, कटेगा, ठीक है? अरे कटेगा ना? 18 से कटा के देखो, 18 6 108, ये कितना हो गया? 108 और 18 7 126। क्लियर है क्या? इसका मतलब 18 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या है? आंसर। क्लियर है? आगे बढ़िए। HCF का क्वेश्चन है, जब कभी भी ऐसा शेष वाला कंडीशन आए आप दोनों में से शेष को माइनस करो, फिर जो आता है उसका HCF निकालो। HCF निकालने से भी आसान है कि आप ऑप्शन से डिवाइड करके चेक करो, जो डिवाइड हो रहा है वो आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये कह रहा है कि C किसी काम को 120 दिन में अकेले कर सकता है। C काम को कर रहा है कितने दिन में? 120 दिन में अकेले कर दे रहा है। B C से 2 गुना कुशल है। B जो है वो C से क्या है? 2 गुना कुशल है। और फिर क्या कर रहा है? A B से 3 गुना कुशल है। A जो है वो B से 3 गुना कुशल है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 होगा तो इसका 2 होगा, 1 दूनी 2 और 2 3 6। ये इसका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी कहने का मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 डे वर्क, उसका काम करने का क्षमता क्या है। तो एफिशिएंसी इसका 6 2 1 है, मतलब ये 6 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक साथ मिलकर। अब बताओ C अकेले कितना दिन में कर रहा था? 120 दिन, तो 120 दिन। लेकिन C की एफिशिएंसी कितनी है? C की एफिशिएंसी 1 है। C की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 120 गुने 1, कार्य कितना आ गया आपके पास? 120। आपके पास जो वर्क है वो 120 हो गया। लेकिन ये वर्क कौन करेगा? सब मिलके करेंगे, सब के सब मिलके करेंगे। तो 6 2 8 है 9, तो 120/9 दिन का समय लगेगा। अब ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं है, तो डेसिमल में दिया है, डेसिमल में दिया है तो आप इसको कैंसिल करके देखो। ये 3 से गया 3 बार में और 3 से गया ये 40 बार में। अब इसमें आप 3 से भाग दोगे तो 13 दिया 39, फिर 3 दिया 9, 13.33 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? सही। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो इसको देखिएगा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या है? स्पीड है। कार की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। तो कल ही मैंने बताया था, पिछले सेट में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि मीटर पर सेकंड में हो और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से हम गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। तो 10 गुने 18 क्या हुआ? 5, तो 5 गुनी 10, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा? आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। जॉन ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। 4 वर्षों के बाद राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तो वह राशि कितनी है? ब्याज सहित होने का मतलब क्या है कि ये मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या? अमाउंट। मिश्रधन किसे बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। देखो रेट मेरा क्या है? 10% है और टाइम मेरा क्या है? 4 वर्ष है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होगा?
40% होगा। अब देखो प्रिंसिपल मेरा हमेशा 100% होता है, तो जो मेरा अमाउंट होगा वो कितना होगा 140% होगा। सही है क्या? अमाउंट कितना होगा 140%। तो ये जो वैल्यू आपको दिया है 770, ये कितने का है 140% का वैल्यू है। कितने का है 140% का वैल्यू अमाउंट है। और मुझे क्या चाहिए वो राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। चलो 0 0 क्या हुआ कैंसिल। 7 से कितना बार में 2 बार में, 7 से कितना बार में 110 बार में, और 2 से कितने बार में 55 बार में। तो 55 गुणे 10 आंसर क्या आ गया 550। 550 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना है, रेट इनटू टाइम ही इंटरेस्ट होता है। आप साधारण ब्याज में इस टॉपिक को करेंगे। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और उस आधार की संगत ऊंचाई आधार का 1/3 है। देखो बेस का है, आधार मतलब बेस, जो आधार है वो कितना है 12 है, और जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब हाइट, ऊंचाई कितना है 12 का 1/3 का है ना, आधार का 1/3। तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया क्या? तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या ऊंचाई होता है ना। तो 1/2 हो गया, आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 4। तो यहां से करेंगे तो कितना आ गया 24 देखो यहाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि ये वर्ड आपको दिया है SACRED के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तब सभी स्वर एक साथ आए। कह रहा है कि सभी स्वर क्या हो एक साथ आए। कल भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें स्वर एक साथ आने की बात की जा रही थी। तो स्वर इसमें कौन कौन है वो, इसमें स्वर है ए और क्या है ई है, वॉवेल दो ही है ए और ई। तो ए और ई को हमने बोला था कि ऐसे बांध दो, एक साथ क्लोज कर दो। अब क्या बचा, तो एस बचा, सी बचा, आर और डी बचा। तो बोलो इनकी संख्या कितनी होगी, अब बताओ इनकी संख्या कितनी होगी। तो 1 2 3 4 और इन दोनों को एक काउंट करना है 5। तो 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 5 होता है। कितना होता है फैक्टोरियल 5, इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में बैठाना है। तो दो लोगों को आपस में दो तरीके से बैठा सकते हो, इसको बाएं तो इसको दाएं, या इसको बाएं तो इसको दाएं, बाएं दाएं करके दो तरीके से। दो लोगों को आपस में बैठाने का तरीका क्या होता है फैक्टोरियल 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यही तो फैक्टोरियल 5 होता है। तो 5 चौके 20, 20 दिया 7 दूनी 120, कितना हो गया 120। और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 120 दूनी 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 240 तरीके से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है, तो बार बार फेंके जाने से शब्द इतने के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित पर कितने बनाए जा सकते हैं तो सभी स्वर एक साथ आए। नहीं सही है, आंसर गलत है। 720 आंसर में भी गलत होगा। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं भी एक बार देख लूंगा इसका आंसर शायद 720 दिया है सेट में, हो सकता है गलत हो। आंसर क्या आ रहा है 240। ठीक है, 240 ही इसका क्या है सही उत्तर है। बनाने पर तो यही सही आ रहा है, ऐसे मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, गलत होने के चांसेस कम है। आगे बढ़ते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने की संभावना कितनी है, 7 का योग आने का। देखो पासे को 2 बार फेंकोगे तो एक बार फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है। दूसरा बार भी फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस होता है। कहने का सेंस क्या है, पहला पासा फेंके तो 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया तो 1 फिर दूसरे पर 2 आ गया 1 2, दूसरे पर 3 आ गया 1 3, ऐसे करते हुए पॉसिबिलिटीज बने 1 1 या 1 2 या 1 3 या 1 4 या 1 5 या 1 6, ऐसे ही बनेगा 2 1
2 2, ऐसे करते करते कितना 2 6, 3 1 3 2, ऐसे करते करते कितना 3 6, ऐसे ही 4 1 से 4 6 तक जाएगा, 5 1 से 5 6 तक जाएगा और 6 1 से 6 6 तक जाएगा। अब ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, 6 छक्का 36, तो सिंपल स्पेस कितना आ गया 36, नीचे तो कंडीशन कितने आ गए 36। लेकिन इसका इवेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पासा बार बार आप फेंक रहे हो, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने की संभावना क्या है, 7 किस किस कंडीशन में आएगा ये आपको बताना है। तो पहला कंडीशन 7 आने का क्या होगा 1 6, देखो इस रो में, देखो इस रो में 1 और 6 आएगा तो इसका योग 7 हो जाएगा, पहले पर 1 दूसरे पर 6 6 है 7। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में देखो 2 5 आएगा तो 7 आ जाएगा, 2 5 आएगा तो 7 हो गया, तब 7 आएगा। तीसरे में क्या आएगा 3 4 आएगा तो 7 आ जाएगा। चौथे कंडीशन में क्या आएगा 4 3 आएगा तो 7 हो जाएगा। पांचवें कंडीशन में क्या आएगा 5 2 आएगा तो 7 हो जाएगा। और इसमें छठे में क्या होगा 6 1 आएगा तो 7। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या 7 लाने की, चेक करो, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है 7 आने की, आएगा क्या, और तो कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं। तो कितने कंडीशंस हो गए 6 कंडीशन हो गए, तो 6 हो गए तो 1/6 इसका क्या होगा आंसर, 1/6 इसका क्या होगा आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम चले। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस जो हैं जो बार बार आपके सेट में आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर्मी में थोड़ा सा आने के चांस कम है, लेकिन आ भी सकता है, पेपर जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है, लेवल इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ने हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में नहीं पढ़ने हैं, 10th क्लास के नीचे के ही क्वेश्चंस हैं, 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, वहां ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हो सकता है कि आ जाए, नहीं तो आप कलर का पेपर दे रहे हो या फिर आप नर्सिंग का पेपर दे रहे हो तो वहां तो आना ही आता है, एकदम श्योर है कि वहां आएगा, या फिर अभी नेवी एमआर आया है वहां भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस वाले को एक साथ ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 54, अरे ये 42 और 12 54, अब ये माइनस करोगे तो क्या आ गया 27, तो फाइनली ये 27 हो जाएगा। क्लियर है, अब 27 आ गया, ध्यान समझना, यहां देखो 4 है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो 4 into 27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या हो गया 9। तो अब डिवीजन का काम पहले होगा, डिवीजन का काम पहले होगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 9, और 9 into 4 प्लस क्या 4, तो 9 4 जा क्या हो गया 36, तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 40 आएगा, 40 इसका क्या है सही है। क्लियर, कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, 435 में जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो बनाने का मेथड भी अलग हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले ये सोचो कि 435 में जोड़ना है, ठीक है, तो 435 के आसपास का स्क्वायर चेक करो, पहले तो यही काम करो। अब आप जानते होंगे कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 400, और 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। तो इसमें क्या जुड़ेगी 441 हो जाए, तो आप लोग सब 6 जुड़ जाएगा 441 हो जाएगा, तो 6 इसका क्या होगा डायरेक्ट करो, क्योंकि आप जानते हो 420 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, आपको 30 तक स्क्वायर आना भी चाहिए, फर्स्ट नहीं आएगा तो समय लगेगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, तो औसत 50 प्राप्त होता है, सही औसत ज्ञात होता है। देखो इसका एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, उसको लिख लो, ठीक है ना। सही औसत इक्वल टू होता है गलत औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान अपॉन संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लॉजिकली भी बन जाएगा, लेकिन वो तुमको प्रॉब्लम होगा समझने में। देखो इसने गलती करके एवरेज क्या लाया 50 लाया, सही बात है। सही में जो वैल्यू था वो क्या था 46 था, गलती से उसने इसे क्या पढ़ लिया 64, तो सही वाला मान हो गया 46 और गलती वाला मान हो गया 64।
अब संख्या कितना है 10 है, तो चलो ये क्या हो गया 50। अब देखो 46 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 18, 64 में से 46 18, लेकिन -18 होगा, -18 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1.8, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 48.2। 48.2 कहीं पर है क्या, देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, क्लियर है 48.2 इसका क्या है सही है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये कह रहा है कि AQ माइनस BQ इक्वल टू 56 है और A माइनस B इक्वल टू क्या है 2। अब आराम से समझो, ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है 2 है, डिफरेंस क्या है 2 है, तो मैं एक संख्या में 3 ले सकता हूं और दूसरा संख्या 1 होगा, एक संख्या 4 लूंगा दूसरा संख्या 2 होगा, एक संख्या 5 लूंगा तीसरा संख्या क्या होगा 3 होगा, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन उसका क्यूब करने पर 56 आता है, क्यूब का डिफरेंस 56 आता है, तो करके चेक करो। चलो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो 27 में से 1 गया तो ये कितना आ गया 26 है, आ क्या रहा है 56, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। चलो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 64 में से 8 गया क्या आ गया 56, इसका मतलब यही है, यही वो आंसर है, ठीक है। वो नंबर क्या है 4 और 2 है। अब करें इनका स्क्वायर का सम क्या होगा, तो बोलो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4, इसका आंसर 20 हो जाएगा, आंसर क्या होगा। अरे क्लियर है क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व करो, ना कि फॉर्मूले से बनाओ। अलजेब्रिकल फॉर्मूला आप लगाओगे तो समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो मैथ का ये पैटर्न खत्म हुआ, मैथ के क्वेश्चंस जो है आपके वो फिनिश हो गए। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहना है। कह रहा है कि एक टूट भाषा में यदि रिपेयर को लिख रहा है तो आप देखो आर का पोजीशन कितना है 18, आर का पोजीशन कितना है 18 और ई का पोजीशन क्या होता है 5, तो 18 तो यहाँ लिखा है लेकिन 5 का डबल करके लिखा है 10 हो गया। पी का पोजीशन क्या है 16, तो 16 यहाँ तो लिखा है, लेकिन देखो ए का पोजीशन क्या होता है 1 का डबल करके लिखा है, मतलब फर्स्ट में पोजीशन लिख रहा है, सेकंड वाले को डबल करके लिख रहा है, तो किसका लिखना है भाई, लिखना है आपको गैलेक्सी का। चले तो देखो ये क्या हो जाएगा G, तो 1 हुआ, इसका होता है 1 लेकिन डबल करके लिखो 2। L का क्या होगा 12, इसका होता है 1 लेकिन डबल करके 2 लिखो। ये क्या है 24 एलिट लिखो, ये क्या होता है 25 लेकिन डबल करके 50 लिखो। देखो ऐसा कुछ है क्या 7 to 12, 7 to 12, लास्ट वाले को डबल नहीं करना है सर, इसका एजिट डबल, एजिट डबल, एजिट डबल, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नो काटा, लास्ट वाले को डबल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, लास्ट वाले को डबल नहीं करना है, तो लास्ट वाले को डबल नहीं करना है तो यहाँ 25 आएगा, ठीक है। तो 25 आएगा तो देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। इसका डबल, ये इसका डबल, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ इसका डबल नहीं किया है, आर का डबल नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। 9 का डबल किया है, आर का लास्ट में डबल नहीं किया है, आप आर का लास्ट में डबल नहीं करेंगे तो 7 to 12 कहाँ रहा है 7 to 12, 12 के बाद फिर क्या है 2, 12 के बाद 2, 7 to 12 फिर 2, फिर 24, फिर 24, फिर 25, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर सही है। दिए विकल्प में से विषम अक्षरों संख्याओं युग्मों का चयन करिए, विषम वाले देखो इधर देखो ये कट रहा है, 18 का टेबल पढ़ो, 18 नवा 162, 16 नवा 144, 19 नवा 171, ये जो है इसके टेबल में नहीं है, टेबल में नहीं है मतलब 9 टाइम्स नहीं है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। और सब में सेकंड वाले में 9 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट वाला आ रहा है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, क्लियर है। आगे ये क्वेश्चन पहले देखता हूं 48 नंबर, ये दो क्वेश्चन ले लेता हूं। कह रहा है क्या कि एक सही विकल्प को चुनो जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करे। देखो 4 का डबल 8, 12 का डबल 24, 18 का डबल 26, आंसर क्या होगा 36, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पर्यटक पश्चिम की ओर
10 किलोमीटर जाता है। चलो मैं पहले बना लेता हूँ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। चलो यहाँ से चला पश्चिम की ओर गए 10 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर में लिख दिया 10 किलोमीटर। ये कर रहा है क्या, वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, इधर जा रहे हैं तो बाएं नीचे की ओर होगा, तो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलो, चलो ये 4 किलोमीटर बाएं मुड़ के चला। फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब किधर है इसका, इधर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता है। और फिर अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, अपने दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना गया, यहाँ से दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है के बाद 6 किलोमीटर जाता है, अब बाएं मुड़ा तो नीचे जा रहा है, तो नीचे से बाएं मुड़ेगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, नीचे से बाएं मुड़ेगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर मुड़ा और कितना गया, हाँ फिर बाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर जाता है। चलो तो ये 4 था, 6 था, 10 था, यहाँ इस लाइन में आ जाएगा। तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु यहाँ है, अब ये यहाँ पहुंच गया, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्शन साउथ है, दक्षिण में, दक्षिण कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका क्या है, सी। क्लियर, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के को देखते हुए कहा, एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के मतलब किसी लड़के को देखते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की ननद का पुत्र है। ध्यान रखना, ये आदमी है, ये मैन है, ये मैन कह रहा है कि मेरी जो पत्नी है उसका ननद है। तो ननद होता कौन है, ननद होता है इस हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उसको ननद बोलते हैं, तो हस्बैंड की सिस्टर ही उसकी ननद होगी। लेकिन कहा क्या है, परंतु मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान, मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का हूँ, मतलब मेरी बहन नहीं है, तो बहन नहीं है तो हो सकती है कि ये चाचा की लड़की, अरे चाचा की लड़की तो इसकी बहन होगी, इसके चाचा की लड़की इसकी क्या होगी, बहन होगी। क्लियर है क्या। अब कह रहा है तो मेरा पुत्र उससे कैसे संबंधित है। एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के को देखते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की ननद का पुत्र है, पत्नी की ननद, ननद ये है तो ननद का पुत्र इसके पुत्र से कैसे संबंध है। तो देखो ये दोनों बहन होगी, भाई बहन होगी, लेकिन क्या अपना भाई बहन नहीं है, तो चचेरा हो सकता है, ममेरा हो सकता है, पुतेरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में ये दोनों जो होंगे, ये दोनों पुत्र जो होंगे, इसका जो पुत्र है और इसकी ननद इसके वाइफ के ननद की जो पुत्र है वो क्या होंगे, कजन्स कहलाएंगे। कजन्स कहलाएंगे, भाई बहन के श्रेणी में आएंगे ना, एक श्रेणी में आ रहे हैं। तो कजन्स मतलब क्या होता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, पुतेरा भाई, कुछ भी हो सकता है। तो ये चचेरा का केस बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा, बी इसका सही है। क्लियर है। तो देखो भाई एक एक क्वेश्चन करके मैंने सेट 2 को क्या किया, सॉल्व करा दिया। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, शेयर करिए और खुद बढ़िया से पढ़िए, दूसरे को भी पॉसिबिलिटी हो तो उन्हें भी पढ़ाइए, क्योंकि आपको सेट मिल रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इतना तो सफिशिएंट है। अगर इसको ही आप सही से करें और मैं 100 सेट आपको करा दूं तो 100 सेट में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में अगले टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करिए और बच्चों को इन्फॉर्म करिए। ओके।